नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मार्च में मौसम का उल्टा मार्च, अभी जारी रहेगी मौसम की खास मेहरबानी। बंगाल में अफसरों के ट्रांसफर विवाद से जुड़ी हर बात। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच रियाद में भारतीय नागरिक की मौत। सरकार बोली एलपीजी की पैनिक बुकिंग घटी, लेकिन हालात चिंताजनक। A-10 से अपाचे हेलीकॉप्टर तक, हॉर्मुज पर क्या करने जा रहा है अमेरिका। सिडनी की मस्जिद में पीएम अल्बानीज का जमकर हुआ विरोध। इजराइल को धमकी देने के बाद ईरानी अफसर की मौत। नॉर्मल वाले से कितना अलग है प्रीमियम पेट्रोल, जो हुआ 2.3 रुपए लीटर महंगा। 200 करोड़ के पार पहुंची धुरंधर, भावुक हुए आदित्य धर। बीसीसीआई से नाराज होकर इस दिग्गज ने छोड़ी कमेंट्री। मार्च के शुरुआत में जहां एक तरफ गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू ही किया था कि वही महीना खत्म होते होते बारिश की वजह से ठंडक का एहसास होने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादलों की लुका छिपी और बारिश का यह दौर इसी तरह जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज पर भारतीय मौसम विज्ञान के डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज पर भारतीय मौसम विज्ञान के डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली, एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज भी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है, जिससे यह 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि यह सिलसिला आज शाम या आज रात तक ही जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि कल से यह सिस्टम पूर्व की ओर बढ़ जाएगा, जिससे बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और आसमान साफ होने लगेगा। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग का यह प्रोग्राम वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से जुड़ा था, लेकिन अब चुनाव की घोषणा के बाद वही आयोग बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का SIR कर रहा है, यानी कुछ अफसरों का तबादला कर रहा है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और हिंसा मुक्त कराया जा सके। ममता बनर्जी को न पहले वाला SIR रास आया था, न बाद वाला आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। चुनाव के ऐलान के बाद उस लड़ाई का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने नया पत्र लिखा है पश्चिम बंगाल के नौकरशाहों के तबादले के मुद्दे पर। उन्होंने इसे अघोषित आपातकाल और राष्ट्रीय शासन जैसे हालात से जोड़ दिया है। चुनाव आयोग के आदेशों को बीजेपी से जोड़ते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है, लिहाजा अब दबाव, डर और संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। 18 मार्च को रियाद में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर भारतीय दूतावास ने अपनी संवेदना प्रकट की है। दूतावास मृतक के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, जिससे कि इस मामले में हर संभव मदद की जा सके। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 18 मार्च को हुए हालिया घटनाओं के चलते रियाद में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। एलपीजी संकट को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है। देश भर में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन हालात अभी भी चिंता वाले बने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को करीब 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। वहीं करीब 7500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बातें केंद्रीय मंत्रालयों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान से 913 भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते वापस लौट रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में 4500 छापे मारे गए। इनमें से 1100 छापे उत्तर प्रदेश में हुए। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1800 सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी।
होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और भारी बम तैनात किए हैं। यह इलाका दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के हथियारों और सैन्य ठिकानों को खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ईरान की उन सभी ताकतों को निशाना बना रहा है जो इस अहम समुद्री रास्ते के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना अब तक 120 से ज्यादा नावों और 44 माइन बिछाने वाले जहाजों को निशाना बना चुकी है। साथ ही हमले लगातार जारी रहेंगे और जरूरत पड़ने पर और गहराई तक कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को सिडनी की एक मस्जिद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वे वहां ईद की नमाज और जश्न में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही पीएम अल्बानीज और गृह मंत्री टोनी बर्ग लेकम्बा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद भीड़ ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में चिल्लाकर कहा, यहाँ से बाहर निकलो। लेकम्बा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ ईद पर हजारों लोग जुटे थे। अल्बानीज के पहुंचने के बाद महज 15 मिनट बाद ही गाजा जंग को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें नरसंहार का समर्थक तक कह डाला। आयोजकों ने माइक पर चिल्लाकर कहा, आज ईद है, खुशी का दिन है, प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और विरोध बढ़ता ही गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की शुक्रवार को हवाई हमले में मौत हो गई। आईआरजीसी ने एक बयान जारी कर उनकी मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनी को हालिया हमले में निशाना बनाया गया। नैनी ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है और दुश्मन को जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। नैनी ने यह भी कहा था कि युद्ध के बावजूद ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन कर रहा है और उसके पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। लेकिन उनका यह बयान सामने आने के कुछ ही घंटों बाद आईआरजीसी ने पुष्टि की कि नैनी अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए। ईरान ने इस हमले को कायराना करार देते हुए कहा कि यह उस शीर्ष सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। प्रीमियम पेट्रोल अक्सर महंगी और लग्जरी गाड़ियों या हैवी इंजन वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। खासकर हाई कंप्रेशन इंजन वाली कारों के लिए यह एक आदर्श ईंधन होता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत में इस प्रीमियम पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 2.3 रुपए बढ़ गई है। ऐसे में समझते हैं कि यह नॉर्मल पेट्रोल से कैसे अलग है और इसकी खासियत क्या है। प्रीमियम पेट्रोल की हाई ऑक्टेन संख्या इसे सामान्य पेट्रोल से अलग कर दी। आमतौर पर प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 या उससे अधिक होता है। हाई ऑक्टेन नंबर के अलावा प्रीमियम पेट्रोल में कुछ एडिटिव्स भी होते हैं। ये एडिटिव्स हाई कंप्रेशन इंजन को स्मूथ तरीके से चलने में मदद करते हैं और गंदगी जमा होने नहीं देते। इसके इस्तेमाल से इंजन में आवाज नहीं होती है। कोविड के बाद से हिंदी सिनेमा के हालात बदल चुके हैं। अब किसी फिल्म के लिए ऑडियंस को घर से सिनेमा घर तक लाना मुश्किल हो गया है। कई बार यह भी कहा जाता है कि बॉलीवुड खत्म है, अब ओटीटी का दौर है। लेकिन आदित्य धर ने धुरंधर से इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। धुरंधर एक ऐसी फिल्म बन गई जिसके लिए लोग दौड़े दौड़े सिनेमा घरों तक आ रहे हैं। फिल्म ने पहले दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की सक्सेस पर आदित्य धर ने दिल छू लेने वाली बात कही है। धुरंधर की रिलीज के बाद मेकर्स ने मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। फिल्म की स्क्रीनिंग पर इसकी नई पुरानी स्टार कास्ट, क्रू मेंबर और फिल्म से जुड़े सभी लोग शामिल हुए। राकेश बेदी ने स्क्रीनिंग का एक इनसाइड वीडियो शेयर किया। थिएटर से वीडियो बनाते हुए राकेश बेदी कहते हैं कि चलो भाई पिक्चर देख ली, कुछ खिलाओ यार, कुछ भूखे मर गए। इतना कहकर वो अर्जुन रामपाल और आदित्य धर की ओर कैमरा रोटेट कर देते हैं। अर्जुन रामपाल उनसे कहते हैं कि आप तो सबको खा गए सर, और कितना खाओगे। अर्जुन रामपाल की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की कमेंट्री से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। शिवरामकृष्णन ने आईपीएल के 19वें सीजन से ठीक पहले यह निर्णय लिया है। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले से होगी। 60 वर्षीय लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अब बीसीसीआई के लिए कमेंट्री से संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने अपने फैसले के पीछे की वजह भी खुलकर बताई और बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शिवरामकृष्णन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतने सालों के अनुभव के बावजूद उन्हें कभी टॉस और प्रेजेंटेशन जैसे अहम रोल नहीं दिए गए।